नमस्कार आप सभी को। मैं चित्रलेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं छंद के बारे में। छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनको हम पहले जानेंगे और उसके बाद छंद की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण को भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। क्लास में परिभाषा, लक्षण और उदाहरण को समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। छंद की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो छंद की उत्पत्ति चद धातु से हुई है। चद का धातु का अर्थ होता है आह्लादित करना, यानी खुश करना। ठीक है, सरल भाषा में कहें तो। अब अगला प्रश्न आता है कि छंद जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो है यह हमारे वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। छंद शास्त्र का मतलब होता है कि जितना व्याकरण महत्व रखता है उतने ही नियमों के साथ आता है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र जो छंद से संबंधित है, तो छंद शास्त्र की रचना किसने की है? छंद शास्त्र के रचनाकार हैं पिंगल मुनि। पिंगल मुनि कहिए या पिंगल ऋषि। छंद शास्त्र जो है इसका जो है एक उपनाम भी है, यानी दूसरा नाम। तो छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र, क्योंकि इसे पिंगल ऋषि ने बनाया है। तो हम देखते हैं कि छंद के दो भेद हैं, वैदिक छंद और दूसरा है लौकिक छंद। वैदिक छंद की बात हो तो वैदिक छंद वे छंद हैं जो केवल वेदों में पाए जाते हैं। ठीक है, और लौकिक छंदों की बात की जाए तो लौकिक छंद के भी कुछ भेद हैं। ये है मात्रिक और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद जो है इसको जाति भी कहा जाता है और वर्णिक छंद जो है उसको वृत्त भी कहा जाता है। मात्रिक छंद जो है यह मात्रा पर आधारित है, ठीक है, और वर्णिक छंद जो है वर्ण पर आधारित है। तो अब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मात्रिक छंद के बारे में। मात्रिक छंद जो है तो इस छंद के कुछ उपभेद भी हैं। पहला है सममात्रिक, सममात्रिक, इसके बाद अर्ध सममात्रिक और तीसरा है सम और अर्ध सम से जो अलग हो उसका नियम, यानी न वो सम होता है न वो अर्ध सम होता है, तो उसको बोलते हैं विषम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिसमें सभी चरणों में सम मात्राएं यानी समान मात्राएं हों। जिनमें देखा जाए तो अर्ध सममात्रिक छंदों की यदि बात करते हैं, अर्ध का मतलब होता है आधा। तो अगर 4 चरण होते हैं किसी छंद में तो उसके 2 चरण एक जैसे होंगे और 2 चरण एक जैसे लक्षण वाले होंगे। जैसे हम लेते हैं कि दोहा है, पहले और तीसरे की यदि बात की जाए तो पहले तीसरे में और दूसरे चौथे में समान मात्राएं होंगी। पहले तीसरे में होती हैं 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। यानी हम देखते हैं कि 2 चरण होते हैं एक जैसे, ठीक है, और 2 चरण होते हैं एक जैसे, ठीक। और विषम मात्रिक की बात की जाए इनके चरण भी समान नहीं होते और उनमें मात्राएं भी समान नहीं होती। छंद की सरल परिभाषा लेते हैं। जो कविता मात्रा और वर्ण की गणना पर आधारित हो, गणना यानी मात्रा और वर्ण की गिनती ही उसका आधार हो, और उसमें गति, यति, तुक और गणों के विशेष नियम हो, उसे छंद कहते हैं। पूछा जाए कि छंद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो छंद के प्रमुख अंग हैं मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक और गण। पहले बात आती है वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं? हमारे मुख से निकलने वाली जो सभी ध्वनियां हैं उनका लिखित रूप ही क्या है? वर्ण है। तो वर्ण जो है, इन वर्णों में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है। ये ग्रामर में हम पढ़े हैं, लेकिन हमको आज पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? स्वर, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्वरों की। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? व्याकरण के अनुसार ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन हमारे छंद में उसी ह्रस्व को क्या बोला जाता है? लघु वर्ण, और जो दीर्घ होता है उसको क्या बोला जाता है? गुरु वर्ण। लघु वर्ण की बात की जाए तो ये है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 जो हैं यह क्या है? लघु वर्ण है। छोटी की मात्रा जो है लघु वर्ण में आएगी और गुरु वर्ण की मात्रा जो है, इसके अलावा जितने भी स्वर हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंग,
अह में जो है अ के साथ विसर्ग लगा है, इसके साथ जो है अनुस्वार लगा है। ठीक है, तो ये अगर जुड़वा हो जाते हैं यानी संयुक्त स्वर हो जाते हैं तो उन संयुक्त स्वरों की क्या गणना की जाती है, वे हो जाते हैं गुरुवर्ण। या इसके अलावा हम और भी देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि अगर आधा अक्षर और पूरा अक्षर साथ में हो, जैसे हम कुछ शब्द लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा शब्द, ठीक है, अगर यह आ जाता है हमारी काव्य रचना में तो हम कैसे उसकी गणना करेंगे, जो आधा अक्षर है उसके ठीक पहले वाला जो अक्षर होता है, हम देखते हैं कि श में जो है अ छुपा हुआ है। ठीक है, तो अ तो ऐसे भी होता है लघु वर्ण, लेकिन अगर इसके बगल में इसके ठीक बाद जो है आधा अक्षर आ गया है तो यह लघु वर्ण नहीं माना जाता, यह क्या माना जाता है, इसको गुरु वर्ण मानकर चला जाता है। ठीक है, और उसकी गणना कैसे की जाती है, गुरु वर्ण के समान। तो हम देखते हैं कि लघु वर्ण और गुरु वर्ण, इनको हम समझेंगे कैसे, इनका प्रतीक क्या होता है। लघु वर्ण को हम कैसे लिखते हैं, लघु वर्ण को हम लिखते हैं केवल एक खड़ी लाइन लिखेंगे तो यह हो जाएगा आपका लघु वर्ण, और यस की तरह लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा गुरु वर्ण। अगर मात्रा की परिभाषा लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे स्वर जो काव्य में व्यंजन के साथ जुड़कर प्रयोग किए जाते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं, 12 खड़ी भी बोला जाता है, हम जब क ख ग पढ़ते हैं तो होता है, उसे ही मात्रा कहते हैं। तो 12 खड़ी की, तो जैसे हमने लिखा क, का, की, कु, कु, क्री, क का की, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कं, कह। ये क्या है, यह है व्यंजन। ठीक है, ये सभी व्यंजन है, क व्यंजन है और इसके साथ जो है कुछ न कुछ स्वर जुड़े हुए हैं। तो इसके कहने का मतलब यही है कि जितने भी व्यंजन हैं इन सभी व्यंजनों में देखिए ये है क जो है यह अ हो गया, तो अ किस में आया, लघु वर्ण में, यानी इसका छोटा रूप हो गया। तो यानी जितने भी बड़ी ई की मात्राएं हैं, जैसे कि बड़ी ई ये हो गया आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, और ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, और ये तो संयुक्त है ही तो ये भी आएंगे दीर्घ में ही। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गुरु वर्ण। ठीक है, गुरु का मतलब ही होता है कि जो बड़ा हो और लघु का मतलब जो छोटा है। ठीक है, तो अ जो अगर छुपा है तो वह क्या होगा, वह होगा लघु रूप हो गया, यह हो गया लघु, इसके बाद जो है यह भी हो गया लघु, इसके बाद जो है छोटा ऊ है तो यह भी हो गया लघु, और इसके बाद जो है री है तो ये भी हो गया लघु। इस तरह से 4 जो है लघु हैं, और इसके अलावा जितने भी मात्राएं लगी हुई हैं उन सभी मात्राओं को हम क्या कहते हैं, गुरु वर्ण का। व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ते हैं तो उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे ये हुआ, जो भी प्रतीक चिन्ह हुआ है मात्रा बोलते हैं। तो आगे देखेंगे गति की, लय या प्रवाह को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। बिना किसी रुकावट के जो चलती रहे उसको बोलते हैं गति। किसी भी काव्य को हम तभी गा सकते हैं जब उसमें गति हो, गति यानी प्रवाह हो, वह बिना किसी रुकावट के हम उसको गा सकते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो हमने गाया, आसानी से गा लिया इसको, और इसमें कोई भी रुकावट नहीं आई। हम एक सांस भी लेते हैं तो वह भी एक रुकावट होती है। जो हम सांस लेने के लिए एक क्षण के लिए जो हम ठहरते हैं उसी जगह को हम बोलते हैं यति। ठीक है, तो यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम में यहाँ पे यति हो गई, क्योंकि यहाँ पे हम एक क्षण के लिए रुके। चरणों के अंत में किसी भी काव्य के जो चरण होते हैं, तो चरणों के अंत में जो समानता होती है, चरणों के अंत में यदि समान शब्द हों, चरणों के अंत में समान शब्द आते हैं, समान स्वर अगर सुनाई पड़े, शब्द भी कह सकते हैं या स्वर, तो चरणों के अंत में समान स्वर, यानी सामान्य भाषा में कहें तो जैसे हम राइमिंग वर्ड्स लेते हैं, किसी भी पोयम को पढ़ते समय जहाँ पे अंत में राइमिंग वर्ड्स होता है, उसी तरह से यही है कि राजा राम, सीता राम, जितने भी वाक्य हम लेंगे उसमें जो है चरणों के अंत में समानता होगी। अगर आम यानी राम या आम आप कह सकते हैं, स्वर को लीजिए तो भी जो है एक जैसे हैं,
हम देखते हैं कहीं कहीं लिखा होता है कि कविता जो है तुकांत है। तो तुकांत का मतलब यह होता है कि इसके चरणों के अंत जो है एक जैसे हैं। बात आती है गणों की। तो गण क्या होते हैं? 3 अक्षरों के जो समूह होते हैं, 3 अक्षर से ये बना होता है भाई। हमें इनकी जरूरत पड़ेगी हमें वर्णिक छंद में, क्योंकि वहां पे वर्णों को गिना जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोहा छंद की। इसकी परिभाषा लेंगे। अर्धसम मात्रिक छंद। तो अर्धसम मात्रिक छंद का मतलब यह होता है कि इसका जो है पहला चरण और तीसरा चरण एक जैसा होगा मात्राओं के आधार पे, और दूसरा और चौथा चरण इनमें एक जैसी मात्राएं होंगी। पहले और तीसरे चरण की अगर बात करें तो इसमें कितनी मात्राएं होंगी? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसको हम गिन करके देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, र जो है यह है अ की मात्रा, छोटी ई है तो यहाँ पे भी खड़ी पाई, ये भी खड़ी पाई, ये भी खड़ी पाई, यहाँ भी छोटी ई है खड़ी पाई, यहाँ भी छोटी खड़ी पाई। ये दा लिखा हुआ है यहाँ पे है यस की तरह, क्योंकि आ की मात्रा है। हूँ जो है बड़ाऊ की मात्रा है तो यह भी यस की तरह होगा, यानी गुरु वर्ण है। ये है लघु, ये है गुरु। ये ओ की मात्रा है इसलिए यह भी गुरु है। ओ की मात्रा है तो भी गुरु है, ए की मात्रा है तो भी गुरु है। ये ई की मात्रा है छोटी ई, तो यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, और हो है ओ की मात्रा तो यहाँ पे गुरु और लघु। हम देखते हैं कि 2 चरणों का एक दल होता है, ठीक है। यानी 4 चरण अगर होंगे तो 2 दल होते हैं। दूसरे चरण की बारी है तो दूसरे चरण में देखेंगे और चौथे चरण में तो देखते हैं ही हो पर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे क्या होगा? ये है लघु, ये भी लघु, ये लघु। अ है केवल लिखा हुआ, केवल स्वर भी हो सकता है और व्यंजन के साथ जुड़कर भी स्वर आ सकता है, ठीक है। तो अगर व्यंजन के साथ स्वर अ आएगा या छोटी ई की मात्रा होगी तो वहां पे क्या होगा? लघु वर्ण, ठीक है। न है तो यहाँ पे भी लघु, ही है तो लघु, ये भी लघु, ये गुरु, ये लघु, लघु और लघु। म पर एक ही मात्रा है, ठीक है, और अनुस्वार भी है तो कुल मिलाकर के यहाँ पे गुरु हो जाएगा। और आ की मात्रा है गुरु, छोटी ई की मात्रा लघु, ये है लघु, 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 और ओ की मात्रा है तो गुरु। यह जो है और इसमें है इसलिए यह क्या है? यह है लघु, ठीक है। अब हम गिनते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारा पहला चरण कहाँ से कहाँ तक खत्म होता है। तो पहला चरण वही होता है जहाँ पर यति होती है। यति का मतलब कि जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं। जैसे मैंने गाया रही मन विपदा हूँ भली, तो कुछ क्षण के लिए हम रुके, फिर गाया जो थोड़े दिन होए, तो ये है दूसरा चरण, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ पे यति बनाया, कॉमा यानी विराम चिन्ह आप कह सकते हैं। यति होता है छंद में जो विराम चिन्ह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चरण हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 चरण हो गया। और अगला देखते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ पे यति है विराम चिन्ह, वहां तक होगा तीसरा चरण और ये होगा चौथा चरण। तो हमको यह जानना है कि पहला और तीसरा चरण में 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में क्या होंगी? 11-11 मात्राएं। तो यानी 2 एक जैसे और 2 एक जैसे, यानी आधा सम है और आधा सम है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अर्धसम मात्रिक छंद। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे लगा हुआ है यति, तो ये 13 मात्राएं हो गई। इसके बाद आगे देखेंगे 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर हो गई 11 मात्राएं दूसरे चरण में, ठीक है। तो ये तो सही हो गया। अब तीसरा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे जो है यति हो गया, तो यहाँ पे 13 मात्राएं हो गई। यानी पहले और तीसरे चरण में हमने देखा कि 13 मात्राएं। और देखेंगे चौथे चरण में तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये सभी जो है ये हो गई 11 मात्राएं। इस तरह दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं हो गई? 11 मात्राएं। और पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं। तो ये हमारा हो गया दोहा छंद। अब हम बात करते हैं सोठा छंद की है। अर्धसम मात्रिक छंद, यानी आधा जो है समान होंगे मात्रा के आधार पे, ठीक है। और पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा के ठीक उल्टा इसका लक्षण है। किसी भी वर्ण अक्षर के आगे अगर आधा अक्षर आ जाता है तो वह अक्षर क्या गिना जाता है? तो उसके आगे अगर कोई और अक्षर होगा तो वह अक्षर क्या बन जाता है?
वह अक्षर बन जाता है गुरु। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ही अगर आधा अक्षर आ गया है तो उसके ठीक बाद वाला अक्षर जो है वह क्या बन जाता है, वह हो जाता है गुरु। ठीक है, ये नियम है हिंदी में। तो हम देखते हैं कि ये हो गया स्या जो है दोनों मिलकर के क्या हो गए गुरु। ठीक है, म हो गया लघु। हम आगे देखेंगे तरुण में हमने देखा कि त जो है लघु, रू है, इसमें भी ऊ की मात्रा नीचे झुकी हुई है, इसलिए र पर ऊ की मात्रा नीचे है, यानी छोटा ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पे हो गया लघु, यहाँ पे लघु। अरुण में भी अरुण, ये र पर छोटा ऊ की मात्रा है, इसलिए ये तीनों लघु है। बारिश में हम देखेंगे कि बा जो है यह गुरु की मात्रा है, र पर छोटी ई की मात्रा है, इसलिए यह जो है लघु है। ज भी लघु है। नयन में ये तीनों लघु है। ठीक है, आगे देखेंगे करऊ में क जो है कि यह क्या है, यह भी है लघु, र भी है लघु, उ भी है लघु। सो यह क्या है गुरु। मम में ये दोनों लघु हैं। उर में ये भी लघु है। धाम में धाल जो है यह गुरु है, म है लघु। आगे देखेंगे अगली लाइन में चौथा चरण है उसको देखते हैं। स जो है यह है लघु, दा जो है इसमें आ की मात्रा है तो यह हो गया हमारा गुरु। क्षी ये बड़ी ई की मात्रा है इसलिए यह गुरु है। र जो है ये लघु है। सा जो है यह क्या है, आ की मात्रा गुरु है। ग और र में क्या होगा, लघु और लघु। शयन में भी लघु, लघु और लघु। चलिए अब हम मात्राओं के आधार पर इनको गिन लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। देखिए यह जो है 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो पहले चरण, यह पहला चरण हुआ, यहाँ पे यति है तो यहाँ पे हो गए 11, यानी 11 मात्राएं हो गई टोटल। अब देखते हैं दूसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दूसरा चरण ये होता है जहाँ पे खड़ी पाई लगी होती है, ये दूसरा चरण है। तो यहाँ पे 13 मात्राएं हो गई। यह तीसरा चरण है, इसमें 11 या 12 मात्राएं हो सकती हैं, एक मात्रा जो है इधर उधर हो सकती है। ठीक, जैसे देखते हैं कि यहाँ पे हो गया 1 2 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से टोटल हो जाएंगी 13 मात्राएं। अब हम बात करते हैं किस छंद के बारे में, चौपाई छंद के बारे में। लेकिन उससे भी पहले सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि यह क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर दें, और इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि सममात्रिक छंद, तो यह क्या है, इसकी मात्राएं क्या होती हैं, समान होती हैं हर चरण में, प्रत्येक चरण में। और चरण कितने होते हैं, 4 चरण 16 मात्राएं। तो हमने देखा कि 16 मात्राएं हैं। अब इसको हम प्रयोग करके देख लेते हैं। यह जो है लघु, ये लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, क्योंकि यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है, आ की मात्रा है इसलिए गुरु। ये जो है यह जो है यहाँ पे यह लघु, आधा जो अक्षर आता है तो यह इसके साथ संयुक्त होकर के माना जाता है, यहाँ पे गुरु हो जाएगा। और जो है न जो है लघु, गु जो है ये लघु, न जो है लघु, सा जो है यह गुरु हो गया, ग और र ये सभी लघु हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी लाइन में कि ज और य ये दोनों क्या है, लघु लघु। क है लघु, पी में गुरु क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है। स जो है लघु, त पर छोटी ई की मात्रा है इसलिए लघु। और हूँ जो है इसमें छोटा ऊ की मात्रा दी गई है। क्या है कि कभी कभी छंद में कहीं कहीं आप देखेंगे कि छंद को ठीक करने के लिए कभी छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा को अंतर किया जाता है। तो तिहू में छोटा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे क्या होगा, लघु। इसके बाद लो जो है इसमें ओ की मात्रा है इसलिए ये गुरु हो गया। क में लघु हो गया, छोटा ऊ है यहाँ पे लघु। जा जो है यहाँ पे गुरु, ग और र इन दोनों में लघु। इस तरह से चारों जो चरण होंगे उन चारों चरणों में समान मात्राएं होंगी। ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं गिन करके मात्राओं को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो पहले चरण में हमने देखा कि 16 मात्राएं। दूसरा चरण लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमने देखा कि दूसरे चरण में भी 16 मात्रा है। इसी तरह से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इन चारों में आप गिन करके देखिएगा, प्रैक्टिस करके घर पे, तो आपको पता चलेगा कि इन चारों में 16-16 मात्राएं हैं। तो यह क्या, कौन सा छंद हुआ, चौपाई छंद। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं रोला छंद की। रोला छंद बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसके लक्षण क्या है? यह भी सममात्रिक छंद है, यानी सभी जो है चरणों में समान मात्राएं होंगी। यहाँ पे देखिएगा, इसके 4 चरण हैं, ठीक है। और कितनी मात्राएं हैं? 4 चरण 24 मात्राएं, सभी चरणों में 24 मात्राएं होंगी, ठीक है। और 11 और 13 पर यति, 11 मात्राएं जहां पर हो जाएंगी वहां पे क्या होगा? यति होगा, पहला यति, ठीक है। और 13 जो है वहां पे दूसरा यति होगा। तो हम देख लेंगे जो है यहाँ पे गुरु की मात्रा, पहले हम मात्रा का निशान लगा करके उसको गिनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये लघु, गो लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु। प्रा जो है आ की मात्रा है इसलिए गुरु, ड़ है लघु, छोटी ई की मात्रा है इसलिए लघु, आ की मात्रा है इसलिए गुरु, ये भी है लघु, ये भी लघु, ये ऐ की मात्रा है इसलिए गुरु, ये लघु और ये लघु, ये दोनों गुरु, ठीक है। आगे देखेंगे, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता, तो इसमें देखते हैं ज पर छोटी ई की मात्रा है इसलिए लघु, स में लघु, का जो है ये गुरु हो गया, तन में त और न ये दोनों लघु हो गए, है जो है इसमें ऐ की मात्रा है इसलिए यह गुरु हो गया, क पर छोटी ई की मात्रा है यह लघु है, स पर बड़ी ई की मात्रा है इसलिए यह गुरु है, और ओ की मात्रा है इसलिए यह गुरु है। प जो है यह हो गया लघु, ह पर छोटी ई की मात्रा है तो यह हो गया लघु, और त जो है ये भी हो गया लघु, म पर ए की मात्रा है इसलिए यह हो गया गुरु, लघु में ये दोनों क्या हो गए? लघु और लघु, ये दोनों क्या हो गए? गुरु। यानी अंत में रोला जो छंद है उसके अंत में हम देखेंगे कि सभी में 24 मात्राएं होती हैं 4 चरणों में, और सभी में अंत में क्या आता है? 2 गुरु आता है, हम देखेंगे, ठीक है। ये लक्षण है। अब आगे बात करते हैं सममात्रिक छंदों में 2 छंद और आते हैं, गीतिका और हरिगीतिका छंद। ये दोनों सममात्रिक छंद हैं। तो आइए देखते हैं इनके लक्षण। इसमें होते हैं 4 चरण। तो हम देखते हैं कि पहला चरण यह होता है, यति जो है वह चरण नहीं होता, जहाँ पे एक लाइन लिखी हो वहां पे होता है एक चरण, और जहाँ पे दूसरी लाइन लिखी हो वो होता है दूसरा चरण। 4 चरण में हम उदाहरण लेते हैं। पहले चरण, दूसरे चरण, 2 चरण दिए गए हैं यहाँ पे। तो सभी चरणों में कितनी मात्राएं होंगी? 26 मात्राएं। 14, 12 पर यति। यति का मतलब कि 14 पर पहला यति होगा और 12 पर दूसरा यति, यानी दूसरा विराम चिन्ह लगेगा 12 पे। तो चलिए देख लेते हैं। यत्न कर कुछ देश के हित, अंत करिए भीतिका, क्यों निहारे धाम जन, पंथ तज जन रीतिका। तो हम देखते हैं कि देश के हित, तो यहाँ पे पहली यति आई और यहाँ पे जो है दूसरी यति, तो ये है हमारा पहला चरण। ये यहाँ पे हम देखेंगे कि ये है तीसरी यति और ये है चौथी यति। तो हमने आपको बताया कि किसी भी अक्षर के ठीक पीछे जो है अगर आधा अक्षर हो तो वह क्या माना जाता है? वह माना जाता है गुरु, ठीक है। और न जो है ये लघु हो गया। इसके बाद कर में ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए लघु। कुछ में क पर छोटाओ की मात्रा है इसलिए यह लघु, छ जो है यह लघु, द पर ए की मात्रा है यह हो जाएगा गुरु, और श जो है यह हो जाएगा लघु, क पर ए की मात्रा है इसलिए यह होगा गुरु, और ह पर छोटी ई की मात्रा है तो यह होगा लघु, और ये लघु। तो हम देखते हैं कि पहले यति की बात कर लें। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो हम देखते हैं कि 14 जो है ये जो है हमारा सही हो गया। पहली यति आ गई और दूसरा यति हम देखेंगे तो ओम जो है ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा गुरु, ठीक है। तो जो है ये लघु हो गया, क जो है ये लघु है, र पर छोटी ई की है मात्रा इसलिए ये लघु है, ए है ये गुरु वर्ण हो गया, और भ पर बड़ी ई की मात्रा है इसलिए यह क्या हो गया? गुरु वर्ण हो गया। त पर छोटी ई की मात्रा है इसलिए यह क्या हो गया? लघु, और का जो है यह क्या हो गया? हमारा गुरु। तो चलिए गिनते हैं। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 12 जो है यहाँ पे दूसरी यति, पहले होगा 14 फिर 12 फिर होगी सममात्राएं, ओके। क्योंकि गीतिका छंद जो है सममात्रिक छंद है तो हरिगीतिका छंद भी सममात्रिक छंद है। इसमें जो है 4 चरण होते हैं तो सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। इसी तरह से हरिगीतिका छंद में 4 चरण होंगे और उनमें सभी में समान मात्राएं होंगी। जैसे देखते हैं कि इसमें टोटल 26 मात्राएं होती हैं गीतिका छंद में, तो हरिगीतिका छंद जो है इसमें क्या होती हैं? 28 मात्राएं और उससे 2 अधिक, ठीक है। और उसमें था कि पहले चरण में 14 और दूसरे चरण में 12 मात्राएं, ठीक है।
तो इसमें और 14 और 12 चरणों पे क्या था, यति था, यति यानी विराम लगा हुआ था। 16 और 12 पर क्या होता है, यति होता है यानी विराम होता है। उसका उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम मात्राएं बना लेंगे। संग जो है यह क्या होगा, यह होगा गुरु, सा जो है गुरु, र जो है लघु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु लघु और लघु, स्थ जो है ये दोनों जुड़ करके क्या बन जाएंगे, गुरु, और ली जो है गुरु, ठीक है, और ये भी गुरु, ठीक है। तो हम देखते हैं 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमने देखा कि 16 जो है मात्रा पे यति है, यहाँ पे है ना, कामा। आगे देखेंगे धीरता धारण करो, तो इसमें देखेंगे 2, ये यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 मात्रा हो गई, यहाँ पे हो गया गुरु, गुरु का मतलब 2 मात्राएं, यहाँ पे लघु 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 और यहाँ पे गुरु। तो 2 1 3 2 5 2 7 1 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितनी मात्राएं हो गई, 12 मात्राएं। तो 12 मात्राओं पे जो है पहला चरण हमारा है, और ये क्या है यहाँ पे दूसरी यति, ठीक है। तो इसी तरह से ये टोटल हो जाता है। ये एक उदाहरण है, लेकिन ज़्यादा विस्तार न हो जाए इसके लिए, और हमको तो बस समझाना होता है कि किस उदाहरण में कौन सा छंद है, इसलिए केवल जो है एक चरण पे भी काम चल जाता है, और यति हमको दिखाना है जो उदाहरण है, तो उसको हमको समझाना होता है। दोहा छंद में आपको बताया कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। जबकि इसके ठीक उल्टा हमने आपको बताया कि सोठा छंद का लक्षण होता है, उसमें जो है 11 मात्राएं जो होती हैं पहले और तीसरे चरण में, और दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं, 13 मात्राएं। दोहा सोठा के बाद बारी आती है चौपाई की। तो चौपाई में हमने आपको बताया कि चौपाई का मतलब ही होता है कि इसके 4 चरण जो होते हैं, इन 4 चरणों में 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं, ठीक है। ज़्यादा विस्तार न हो जाए इसके लिए हमने आपको बताया कि जो अभी बचे हुए हैं उनके बारे में हम कल वाली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो कल वाली क्लास में हम अर्ध सम्मात्रिक छंद और कुछ जो महत्वपूर्ण जो विषम छंद हैं, 2 कुंडलीय छंद और छपय छंद, तो इनके बारे में बात करेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।